यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। यूनिटी और क्लैरिटी के साथ इंडिया गठबंधन बिहार में चुनाव लड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। यूनिटी है तो क्लैरिटी है, यहीं से बात शुरू हुई। महागठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक हुई है पटना में, वहां से निकले हुए नेताओं की मीडिया के सामने जो सबसे पहली बात उभर कर सामने आई है वो यह है कि बिहार में एनडीए का संयुक्त तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार है महागठबंधन, और इसको लेकर के कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, किसी को कहीं कोई शक नहीं होनी चाहिए। सब कुछ साफ साफ है, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है। और यह बात मीडिया फैलाती है कि महागठबंधन में फूट है, कांग्रेस और आरजेडी में फूट है, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियों में फूट है। इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद, किस तरीके से उन्होंने इसका खंडन किया है कि आपस में महागठबंधन के घटक दल के बीच मतभेद है। क्या हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे, तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा। जरा देखिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें कैसे कुर्सियों का इंतजाम किया गया था। राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद कृष्णा लवरू महासचिव कांग्रेस के और बिहार के प्रभारी बीच में बैठे थे, तेजस्वी यादव, और उसके बाद बैठे थे विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी और फिर कम्युनिस्ट दलों के नेता। यह दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि पूरी तरीके से इंडिया, पूरी तरीके से महागठबंधन एकजुट है। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने, क्योंकि सबसे लंबी बात तेजस्वी यादव और कृष्णा लवरू ने ही कि तेजस्वी यादव ने किस तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन के दावे की धज्जी उड़ाई, उनकी सेहत को लेकर के सवाल उठाया। भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरीके से एक सवाल उठता रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर, क्योंकि बार बार यह बात सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाने को लेकर बहुत उत्साहित है। ऐसे में तेजस्वी यादव किस तरीके से चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किस तरीके से महागठबंधन के नेताओं ने इसको लिया है, जरा इसको सुनिए। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। के मुख्यमंत्री आगे घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं हम लाभ बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इसके बाद कृष्णा लवरू पत्रकार जो वहां मौजूद थे, उनके सवाल बड़े सीधे थे और आप कह सकते हैं कि सरल थे। अभी तक मीडिया में यही बात आती रही है कि कृष्णा लवरू बिहार का प्रभारी बनने के बाद लालू यादव से मिलने नहीं गए, तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए, तो माना गया ऊपर से एक यात्रा शुरू हो गई, पलायन रोको यात्रा, और उसमें फिर आरजेडी ने हिस्सा नहीं लिया। तो बाहर बात यह गई कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बहुत कस के खटर पटर मची हुई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस अकेले दम पर बिहार के चुनाव में उतरने की कोई तैयारी करती हुई नजर आ रही है। कम से कम इसका संदेश यह जा रहा है, क्योंकि ना तो कृष्णा लवरू अपनी पोजीशनिंग साफ कर रहे थे, ना ही आरजेडी के कार्यकारी चीफ तेजस्वी अपनी स्थिति साफ कर रहे थे। इसी बीच सचिन पायलट का बयान आ जाता है कि मुख्यमंत्री का जो हमारा होगा वो चेहरा होगा वो हम बाद में तय करेंगे, विधायक दल की बैठक में तय होगा, चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके हिसाब से तय होगा। तो यह संदेश गया
कांग्रेस अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है क्या? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच कोई बहुत जबरदस्त वाली भिड़ंत चल रही है। लेकिन कृष्णा अलवरू ने, जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं और पार्टी महासचिव हैं, बहुत सधे तरीके से इसका जवाब दिया कि आप जिस तरीके का कन्फ्यूजन मीडिया वालों की तरफ से इशारा करते हुए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जहां तक सवाल मुख्यमंत्री का, इसके बारे में कृष्णा अलवरू ने क्या कहा आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए आपसी मनमुटाव को लेकर के उन्होंने क्या कहा है। सवाल यह है कि महागठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है, एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। अब आप इंतजार कर रहे होंगे कि कृष्णा अलवरू ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर क्या कहा, क्योंकि सचिन पायलट ने साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वह हम चुनाव के बाद तय करेंगे, हम अभी तय नहीं करेंगे। जो नतीजे आएंगे, जिस तरीके से सीटें आएंगे, जो विधायक चुनकर आएंगे, उसके आधार पर हम मुख्यमंत्री तय करेंगे। और माना जा रहा था कि इसकी वजह से आरजेडी खेमे के भीतर बहुत बेचैनी है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यह उम्मीद कर रहे थे कि यह जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसमें कम से कम मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो साफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन कृष्णा अलवरू ने इस सवाल को बहुत ही महीन तरीके से टाल दिया और ये जो सवाल है जो भाजपा की तरफ फेंक दिया कि आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अमित शाह कहते तो हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वाकई भारतीय जनता पार्टी दिल से चाहती है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट करना, या फिर उसकी फौरी कोशिश है केवल जिसकी बंदोबस्ती चुनाव तक है? तो जरा सुनिए कृष्णा अलवरू ने मुख्यमंत्री के सवाल पर क्या कहा और कैसे भाजपा पर हमला बोला। जरा स्थिति को समझिए कि बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति क्या है और किस तरीके के राजनीतिक समीकरण वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, या उसका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, जहां से टिकटों का बंटवारा को लेकर के सवाल उठेंगे, आपस में मनमुटाव होंगे। और यह भी हो सकता है कि जैसा कि दावा किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे बीच एकजुटता, यूनिटी और क्लैरिटी, लेकिन क्या वो क्लैरिटी इतनी ही ज़्यादा है जो पिछले चुनाव में, मतलब 2020 के चुनाव में नज़र आई थी? देखिए, बिहार में जो विधायकों की संख्या है विधानसभा में वो 243 है। आपको कम से कम 122 विधायक लाने होंगे गठबंधन के, तब आप जाकर के सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। लेकिन बड़ा दिलचस्प नतीजा रहा था कि पिछले चुनाव का 2020 का आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अगर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो शायद 5 साल से आरजेडी अलायंस महागठबंधन सत्ता में होता। लेकिन 70 सीटें, जरा समझिए कि कैसे कैसे सीटें बटी थी, कितने सीटें आई थी, और उससे आपको एक अंदाज़ा मिलेगा। 243 में आरजेडी चुनाव लड़ी थी 144 सीटों पर, और उसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई थी 75। वो बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी उसके बाद एक विधायक कम रह गए। आरजेडी के सामने 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके विधायक आए थे 74 चुनकर। लेकिन सबसे जो बुरा प्रदर्शन था वो कांग्रेस का था। 70 सीटें उसको मिली थी महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए, और सीटें आई थी केवल 19। वजह बहुत सा खटपट भी हुई। अगर पिछले 5 सालों में अगली बार जब चुनाव होगा तो सीटों का क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि भाजपा माले एक ऐसी पार्टी के तौर पर उभरी जिसका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था। केवल महागठबंधन में नहीं था, उससे बेहतर पूरे बिहार विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक तौर पर सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट था। 2020 के चुनाव में देखिए कि उसको 19 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए और 12 सीटों पर चुनाव जीत गई थी। जदयू सबसे बुरा प्रदर्शन, 115 सीटें मिली थी और 43 सीटों पर केवल जीती थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़े शोध का विषय है। केवल 43 सीटें जीतकर कैसे मुख्यमंत्री बने रहे नीतीश कुमार। लेकिन सवाल ये भी है, क्या अभी नीतीश कुमार की वो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है कि फिर से वो मांग सके 115 सीटें? देखिए, बीजेपी जो है 110 सीटों पर चुनाव लड़कर के 74 सीटें जीती थी और जदयू 115 सीटों पर लड़कर के मात्र 43 सीटें केवल जीत पाई थी। मतलब आप माने कि लगभग 31 सीटें कम बीजेपी की तुलना में, जबकि सीटें ज़्यादा मिली थी जदयू को। तो इस बार उल्टा होगा। क्या जदयू को उतनी ही सीटें मिलेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आम ट्रस्टिंग में जाएगी, वह बाम मरोड़ेगी नीतीश कुमार की? अभी तो सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या जब टिकट बंटवारा होगा तब भी ऐसा ही होगा?
इसको लेकर बहुत चर्चा है। एनडीए के घटक दलों के बीच और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो इस पर चर्चा हुई। तो जरा सोचिए और सुनिए तेजस्वी यादव इस पर क्या कहते हैं और कैसे बिहार को वो चुनाव में होने जा रहे हैं जो 2025 को लेकर के एक व्यू रचना तैयार कर रहे हैं। जरा तेजस्वी यादव को सुनिए। केवल नीतीश कुमार जी इसके दोषी नहीं, पूरा एनडीए, खासतौर पे भाजपा, चाहे भ्रष्टाचार बढ़ाने में, किसी के अधिकारी के यहाँ, इंजीनियर के यहाँ छापा पड़ता है तो करोड़ों रुपए मिलते हैं, कहां से आ रहे? यानी बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध असल में डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। मुद्दे पे ये लोग कोई नहीं बात करते हैं। बिहार को इन्होंने क्या दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज तक आप 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बिहार को आपने केवल ठगने का काम किया। समझिए, जो नेता बैठे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर बैठे थे। वीआईपी के चीफ विकासशील इंसान पार्टी के चीफ मुकेश सहनी जो है, उनका प्रदर्शन जो पिछले चुनाव में बहुत बुरा था। 11 सीटों में उनको मिली, 11 सीटें उनको मिली थी, एक भी उनका उम्मीदवार जीत नहीं पाई थी। लेकिन उनकी स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत महत्व रखती है, बहुत अहमियत रखती है उसकी। और इसलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें दिखाया गया कि सीट कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, एकता सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या यह एकता चुनाव के ऐलान तक जारी रह पाएगी? क्या सीटों के बंटवारे में भी यही एकता नजर आएगी? क्या चुनाव प्रचार में भी यही एकता नजर आएगी? कि बिहार में कोई भी काम, खास करके सरकारी लेवल पे कोई भी काम जो है बिना पैसे के नहीं हो सकता। बिहार में कोई भी काम हो, खास करके सरकारी लेवल पर कोई भी काम हो जो बगैर पैसे के नहीं हो सकता है। जिस तरीके से महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एकता नज़र आई है वो अगले 6 महीने तक जारी रहे, इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं और इसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जवाब क्या चुनाव के नतीजों में ये एकता परिलक्षित होगी जो राहुल गांधी बार बार यात्राएं कर रहे हैं। अलवरू लगातार पटना में जमे हुए हैं। एक दलित को बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया है, वो है राजेश राम। अब इसको लेकर के क्या कोई फायदा होगा, किस तरीके की व्यू रचना होगी और इसका जो अंजाम क्या होगा, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।